स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लाइक केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फीचर ऑफ केमिकल इक्वेशंस, balancing chemical equations, information from chemical equations, limitations of chemical equations, and at last how to making equation more informative, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन आखिर होता क्या है, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है, तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है H2 होता है, और ऑक्सीजन के लिए जो इस्तेमाल होता है सिंबल वो O2 होता है। उन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये जो रिएक्शन हमारा कहलाएगा, ये जो रिएक्शन चल रहा है, इसका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारा कहलाएगा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब कुछ रूल्स होते हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखने के। जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट जो होता है लेफ्ट साइड से और प्रोडक्ट हमारा राइट साइड में, तो उसको रिप्रेजेंट, उसके बीच में क्या होता है, एक एरो हेड का इस्तेमाल करते हैं। वो डायरेक्ट करता है कि रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर उन दोनों के बीच में हम इक्वल टू का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। जैसे यहाँ पे मैं बताया तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हमारा क्लोरीन गैस से रिएक्शन होगा, तो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो HCl हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। वहीं पे अगर बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर बात करें, तो इन दोनों ही हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और जो प्रोडक्ट है हमारा राइट हैंड साइड में, और इस एरो हेड का इस्तेमाल करके हम पॉइंट कर रहे हैं कि हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप नीचे वाले में भी देख पाओगे, अगर एक से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं तो प्लस सिंबल के साथ हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे A + B = C + D। नेक्स्ट यहाँ पे होती है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको ही बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो कई बार स्केलेटल इक्वेशंस दे रखे होते हैं और उनको बोला जाता है बैलेंस करके लिखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपली अगर देखें तो अगर हमारे पास कोई स्केलेटल इक्वेशन दे रखा है, जिसमें अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हमारा एटम्स राइट हैंड साइड है और जो भी हमारा एटम्स जो है लेफ्ट हैंड साइड है, उन दोनों के नंबर्स बराबर होने चाहिए। तो उस तरीके के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट के साइड जो भी हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रखा है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर जो होने चाहिए, जो भी रिएक्टेंट साइड के बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप देख पाओगे कि अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारा रिएक्टेंट साइड की अगर बात करें तो हमारे पास 2Ag है, दैट मीन सिल्वर का हमारे पास 2 एटम है। और राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे भी 2 हमारे पास सिल्वर का एटम है, दैट मीन्स Ag बैलेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 आयोडीन है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 2Na है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास 2 आयोडीन है। सोडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम एटम है, और इधर भी अगर बात करें तो हमारे पास 2 सोडियम एटम है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक सल्फर एटम है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सल्फर एटम है। तो दोनों ही तरफ अगर देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे बराबर है। तो इस तरीके की केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। सिंपली यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 6 कार्बन है यहाँ पे, तो इधर अगर देखें तो हमारे पास 6 कार्बन है, कार्बन हमारा बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की अगर टोटल नंबर की अगर बात करें तो 12 हमारे पास यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले में है, 12 यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 6 यहाँ पे, दैट मीन्स टोटल अगर ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 18 हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर बात करें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन आ जाता है। टोटल अगर ऐड करें तो प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 18 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम है ऑन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स दोनों ही तरफ हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। दैट मीन्स ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। बाकी दोनों एग्जांपल्स भी कुछ इसी तरीके के हैं, जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें, जो भी हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। सबसे फर्स्ट रूल की अगर बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स जो भी हमारा रिएक्टेंट की तरफ जो मास है वो प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। दैट मीन्स अगर सिंपल मैं आपके सामने अगर लिखता हूं, ये हमारा वाटर का फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन होगा, तो H2, इसको अगर अपन बैलेंस करें तो कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा, बैलेंस हो चुका भी। यहां पर कहने का सिंपल सा मतलब है, हमारे पास हाइड्रोजन का ये 4 ग्राम होगा और ये हमारा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो LHS अगर ऐड करते हैं, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड, तो 32 और 4 36 ग्राम ही आ रहा है और इधर भी हमारे पास 36 ग्राम हो रहा है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फुलफिल्ड। तो जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं वो दोनों ही बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हमारे पास बैलेंस्ड अगर केमिकल इक्वेशंस होते हैं तो किस रेशियो में हमारा जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता होती है, इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर स्केलेटल फॉर्म में दे रखा है तो इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं होता है। इसके लिए सिंपल सा हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जैसे कि सोच करके जो फिक्स वैल्यू अच्छा लगता है, जैसे कि हमारा दोनों साइड बराबर हो जाता है नंबर ऑफ एटम्स, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम सोच करके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ही साइड। तो इसका एक ही रूल होता है कि जो भी स्केलेटल इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, उसमें किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे सबसे पहले अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है HNO3, यार मम्मी, अरे जो ना रिकॉर्ड करे तरी अब खराब हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। यहाँ पे सिंपली अगर मैं देखूँ बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है नाइट्रेट आयन पे जा रहा है। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 नाइट्रेट आयन है और लेफ्ट हैंड साइड दैट मींस रिएक्टेंट साइड में हमारे पास एक ही नाइट्रेट है। तो इसको 2 करने के लिए अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों नाइट्रेट जो हमारे पास आयन है दोनों बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड में 2 है और इस साइड की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन अब हमारे पास 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हमारे पास HNO3 में कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2, मतलब टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन एटम भी फुलफिल है, दैट मीन्स NO3 यहाँ पे अगर देखोगे 3 2 6 ऑक्सीजन है हमारे पास और यहाँ पे 8 हमारे पास ऑक्सीजन है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका एक एटम है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक एटम है, दैट मीन्स ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, BaSO4 प्लस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड पे जाए तो सल्फेट आयन अगर देखें तो सल्फेट आयन सबसे पहले ही हमारे नजर में आ जाता है,
कि इनके नंबर को हम सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करें। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो हमारे पास 3 सल्फेट आयन है, और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो हमारे पास एक ही सल्फेट है। तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब बेरियम, अब हमारे पास 3 एटम हो चुका है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को बेरियम 3 चाहिए। तो यहाँ पे BaCl2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो क्लोरीन हमारे पास टोटल 6 हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे को कितना चाहिए, 6 चाहिए क्लोराइड। तो यहाँ पे AlCl3 यहाँ पे जो फॉर्म हुआ इसको अपन कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो भी क्लोरीन होगा वो 6 हो जाएंगे इसके नंबर। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास 2 है। दैट मीन्स ये वाला जो इक्वेशन है सेकेंड नंबर, ये बैलेंस हो चुका है। थर्ड नंबर ये देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ये लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले तो लैंग्वेज फॉर्म में जब भी हमारा दे रखा होता है रिएक्शन, तो सबसे पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट है, दैट मीन्स जिंक के लिए Zn, ये सिल्वर नाइट्रेट दैट मीन्स AgNO3, इसका रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट जो फॉर्म करते हैं जिंक नाइट्रेट दैट मीन्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ चल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास नाइट्रेट आयन की अगर बात करें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट साइड है उधर हमारे पास 2 नाइट्रेट आयन है, लेकिन जो भी हमारा रिएक्टेंट साइड है वहां पे एक ही नाइट्रेट है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो हमारा नाइट्रेट आयन बैलेंस हो चुका है। लेकिन नंबर ऑफ Ag की अगर बात करें, सिल्वर की अगर बात करें, तो हमारा रिएक्टेंट साइड अभी भी 2 है और प्रोडक्ट के साइड 1 है। तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा अब बैलेंस है। जिंक की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एक ही जिंक एटम है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक ही जिंक है। तो ये थर्ड नंबर भी है हमारा बैलेंस हो चुका है। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, दैट मीन्स CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन हो गया, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास वाटर, सबसे पहले यहाँ पे देख ले कार्बोनेट को आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करें राइट हैंड साइड में अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना है, 4 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन वही अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत एकदम नहीं है, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हमारे पास केमिकल इक्वेशन दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से हम अपने केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन दे रखा है तो उसमें कुछ नोटेशंस को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे जो भी केमिकल इक्वेशंस है, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो या फिर स्केलेटल हो, वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे किस स्टेट में हमारा रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर गैसेस स्टेट में होते हैं तो जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसके साइड में हम छोटे से स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल g लिख देते हैं। अगर लिक्विड स्टेट में होता है हमारा रिएक्टेंट तो छोटे से ब्रैकेट में L लिख देते हैं। सॉलिड में होता है तो S इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो पानी में अगर मिक्स किया गया है एक्वस स्टेट में तो ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। जैसे आप नीचे रिएक्शंस में देख पाओगे, फर्स्ट वाला हमारा रिएक्शन है, जो भी हमारा आयरन है वो सॉलिड स्टेट में सल्फर के साथ सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है, तो फिर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, वो भी हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके साइड में आप देख पाओगे ब्रैकेट के अंदर SS लिखा हुआ है। दैट मीन सारे जो है हमारे रिएक्टेंट भी हमारे सारे सॉलिड स्टेट में है और प्रोडक्ट भी हमारे सॉलिड स्टेट में ही बने हैं। लेकिन नेक्स्ट वाले रिएक्शन में अगर बात करें तो मीथेन गैस है CH4 की अगर बात करें तो ये गैसियस स्टेट में है। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, ब्रैकेट में G सिंबल का इस्तेमाल किया। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमारा मीथेन है वो गैसियस फेज में है, जो ऑक्सीजन है वो भी हमारा गैसियस फेज में है। और जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है ये हमारा गैसियस फेज में है और जो वाटर फॉर्म कर रहा है ये हमारा लिक्विड फेज में है।
नेक्स्ट वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल ये टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वाटर जो भी हमारा गैसेस फेज में है यहाँ पे, और ये टूट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। आप यहाँ पे देख पाओगे G4 गैस, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन यहाँ पे एक्वस इस्तेमाल किया गया। दैट मीन्स ये हमारा जो होगा HCl जो होगा प्योरली नहीं होगा, इसको पानी में हम लोग मिला करके तब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है पानी के अंदर ही, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पे गैसेस रिप्रेजेंटेशन के लिए जी का इस्तेमाल हम लोगों ने कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो कुछ इस तरीके के नोटेशंस का इस्तेमाल करके हम अपने जो भी केमिकल इक्वेशंस है उनको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई केमिकल इक्वेशंस होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं तो किस तरीके के इंफॉर्मेशन वो दे पाते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन हमारा दो पार्ट का होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दो तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के बारे में बताता है, और दूसरा हमारे पास होता है क्वालिटेटिव कि किस तरीके का क्वालिटी है हमारे पास। क्वालिटेटिव अगर इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारे को सबसे पहले जो होता है केमिकल रिएक्शन ये बताता है कि हमारे रिएक्टेंट कौन है और किस तरीके का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नेम क्या होगा, ये हमारे पास क्वालिटी, दैट मीन्स ये हमारा क्वालिटेटिव हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट है या तो सॉलिड में है या फिर लिक्विड में है या फिर गैस में या फिर मिक्स फॉर्म में है, तो उसके बारे में बता देता है। और प्रोडक्ट भी हमारा किस फेज में फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताता है। हमारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ये बताता है हमारे। लेकिन वहीं पे अगर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये हमारे को ये बताता है कि रिएक्टेंट और जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, या फिर कितने मोल रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या कितना वॉल्यूम जो है हमारा रिएक्टेंट का रिएक्ट करता है आपस में, और कितने लीटर का प्रोडक्शन करता है एज ए प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देख पाओगे एक छोटा सा रिएक्शन है हमारे पास। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप सिंपल सा देख पाओगे एक मोल जो होता है मेजरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मोल हमारा नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल अमोनिया का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे को क्वांटिटी बता रहा है कि कितना हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कितना हमारे को प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देख पाओगे, इसका कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि 1 लीटर हमारा नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 लीटर अमोनिया के क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम 28 ग्राम नाइट्रोजन जो होगा 6 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टोटल 34 ग्राम्स का फॉर्मेशन करेगा अमोनिया गैस का। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की। तो कोई भी केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन कहने का मतलब क्या क्या जानकारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है कोई भी केमिकल इक्वेशन से, उसी को बोलते हैं लिमिटेशंस। तो किस कंडीशन में हमारा रिएक्शंस हो रहा होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर कितना मेंटेन करना होता है, इसके बारे में हमारे को कोई पता नहीं होती। अगर केमिकल इक्वेशन सिंपली अगर लिखा हुआ है तो किस रेट के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है उसके बारे में हमारे को कोई पता नहीं होता कि कितने स्पीड के साथ हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हीट चेंज कहने का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो या तो हीट रिलीज करेगा या वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना रिलीज कर रहा है इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दैट मीन्स हम किस तरीके का कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स एक होता है डाइल्यूट होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट कहने का मतलब जिसमें सॉल्यूट कम होते हैं, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो कंसंट्रेशन के बारे में भी हम पता नहीं लगा सकते। केमिकल इक्वेशन अगर डायरेक्टली अगर लिखा हुआ है कि हमारा जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कैसा है और जो प्रोडक्ट बन रखा है उसका कंसंट्रेशन कैसा है। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन अगर लिख रखा है तो किस तरीके का रिएक्शन होगा, दैट मीन्स कोवेलेंट
टाइप का होता है हमारा रिएक्शन, स्लो होगा या फिर फास्ट होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो जनरली फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्शन से यही बताया जाता है कि हमारा कोवेलेंट नेचर का हमारा रिएक्शन होगा या फिर आयनिक नेचर का रिएक्शन होगा, ये हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कैसे हमारा रिएक्शन हो रहा होगा, कौन से मॉलिक्यूल किसके साथ पहले हमारा बॉन्ड बना रहा होगा, फिर टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इस तरीके के बोलते हैं मैकेनिज्म। तो किस मैकेनिज्म से हमारा केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, इसके बारे में हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिख रखा होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशंस को हम हटा सकते हैं अगर कोई केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहला है कि कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास अगर कोई रिएक्टेंट दे रखा है तो उसके कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम लिख देते हैं कि हमारा कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब कंसंट्रेटेड बहुत बड़ा वर्ड है तो उसके लिए शॉर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्क, है ना, इस तरीके से, और डाइल्यूट के लिए DIL। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारे पास जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर प्रोडक्ट के साइड पे अगर कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक एरोहेड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके से एरोहेड। इस एरोहेड से पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट जो बन रखा है वो गैसेस फेज में है। अगर प्रेसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में किसी रिएक्शन में, तो उस प्रेसिपिटेट के बगल में हम कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करके शो कर देते हैं। इसका मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रखा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अगर हमारे पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट मींस दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में अगर टूट जाता है तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा सिंबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर, किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर रिएक्शन हमारा हो रहा है, उस टेम्परेचर को अगर मेंशन कर देते हैं उस रिएक्शन के एरोहेड के ऊपर, तो हमारा जो भी केमिकल इक्वेशन है उस पे जो लिमिटेशंस वो खत्म हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो इंफॉर्मेटिव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हीट में चेंज कितना आता है वो अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव भी हो जाता है और उसके साथ जो लिमिटेशंस आते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। दैट मीन्स जब वो, जैसे सिंपल सा आप समझ सकते हो कि अगर कोई ग्लास अगर हम पकड़ेंगे तो अगर गर्म लग रहा है, दैट मीन्स हीट हमारा बाहर इन्वायरमेंट में आ रहा है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके का होता है और वो अगर बीकर टच करने पे अगर गर्म फील होता है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बीकर अगर छूने पे अगर ठंडा महसूस होता है, दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स वो हीट अंदर ले रहा है, इन्वायरमेंट से वो हीट बाहर अपने अंदर ले रहा है। आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है। जैसे यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जो भी एसिड इस्तेमाल हो रखा है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, दैट मीन्स इसका सोल्यूट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो ये हमारा कुछ रिएक्शन है, ये हमारा ब्रेक करने पे यहाँ पे प्रोडक्ट में गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा हमारा गैसेस फेज में होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये भी हमारा गैसेस फेज में होगा। साथ साथ ये जो रिएक्शन चल रहा है ये हमारा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन्स जो भी हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है फिर से टूट करके किस चीज का फॉर्मेशन कर सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है फिर से मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हमारे को इस रिएक्शन से पता चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो ये बता रहा है कि जो भी यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रखा है ये हमारा एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो रखा है, ये नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा बॉटम में, जो भी हमारा बीकर है उसके नीचे में जाकर के ये जम जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस टेम्परेचर पे या किस प्रेशर, ये हमारा रहा प्रेशर और ये रहा हमारा टेम्परेचर, जो भी इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस से ही हम अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है हमारा 450 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी हमारा अमोनिया बन रहा है ये गैसेस फेज में होता है, इस एरो से ये हमारे को पता चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट चेंज जो होता है पॉजिटिव साइन के साथ
इस्तेमाल किया जाता है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हीट चेंज होता है, दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर हीट रिलीज हो रहा है, तो उसमें अगर एंडोथर्मिक अगर रहेगा तो वहां पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स हीट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप पीछे भी देख पाओगे यहाँ पे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट चेंज को हम पॉजिटिव साइन से इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे अगर बात करें जो भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे हम नेगेटिव साइन से इस्तेमाल करते हैं हीट चेंज को शो करने के लिए। आप यहाँ पे फिगर में भी देख पाओगे कि जो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, हीट इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब किया जाता है। फिगर के हेल्प से आप काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की अगर बात करें, दैट मीन्स जो भी हमारा सिस्टम है उससे जो होता है हीट जो होता है बाहर की तरफ निकलता है, सराउंडिंग में निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है हमारे पास, एंट्रोपी। एंट्रोपी की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है पार्टिकल में कितना ज्यादा रैंडमनेस है, पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है। एंट्रोपी की अगर बात करें तो सिंपली एस नॉट से एस डिग्री यहाँ पे देख पाओगे, इस सिंबल से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने एंट्रोपी के। एंट्रोपी के एसआई यूनिट की अगर बात करें तो जूल पर किलो मोल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के रिएक्शंस की अगर बात करें, रिएक्शंस खासकर बहुत सारे यहाँ पे अगर प्रोसेस की अगर बात करें कि किस तरीके का प्रोसेस होता है, तो एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम बराबर हो गए, ना तो अब रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ना ही प्रोडक्ट अब टूट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये जो बैलेंस्ड हमारा जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर बात करें तो ये डेल्टा साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज, दैट मीन्स इंट्रोपी में कितना चेंज आया है वो हमारा डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एस का मतलब होता है सिंपल सा इंट्रोपी और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन इंट्रोपी हमारा अगर जीरो रहेगा, दैट मीन्स हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन हो वो इक्विलिब्रियम पे है, ना तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट टूट करके हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं, बट एक्चुअली जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, जितना रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी समय उतना ही हमारा प्रोडक्ट जो होता है रिएक्टेंट में टूट रहा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं नो ओवरऑल चेंज इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि अगर हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी अगर हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब हमारा कंडीशन के अनुसार फेवरेबल नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो फोटोसिंथेसिस होता है दिन के समय ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रात के समय नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडीशन हमारा बदल चुका है, रात में हमारा सनलाइट नहीं होता है। तो वहां पे जो बात करें तो जो अगर हमारा कंडीशन अगर जो गिवन है उस कंडीशन में अगर रिएक्शन अगर नहीं हो पा रहा है तो उस तरीके के रिएक्शन या उस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, अवांछनीय होता है, जिसको हम मतलब जबरदस्ती जो होता है ना खींच करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस तरीके के प्रोसेस को हम सिंपली बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। और जो भी हमारा स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब होता है जो भी हमारा गिवन कंडीशन होता है उस गिवन कंडीशन में हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बहुत तेजी से कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, लैंग्वेज फॉर्म में दे रखे होते हैं, इसका रॉ इक्वेशन लिखना है और इसके बैलेंस करके भी लिखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोडियम मेटल विथ वाटर इल्ड्स हाइड्रोजन गैस इन एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी हमारा सोडियम है, सोडियम मेटल जो हमारा सॉलिड स्टेट में, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस जो है हमारा यहाँ पे रिलीज कर रहा है। तो गैस है तो इस तरीके से हम अपवर्ड एरो शो कर सकते हैं। बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो चुका है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो चुका है। सोडियम हमारे पास 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये बैलेंस भी हो चुका है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड यील्ड्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। इसको हीट किया जा रहा है, हीट सिंबल को डेल्टा साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हीट करने पे ये KCl का फॉर्मेशन कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस का ये प्रोडक्शन कर रहा है। अगर गैसेस फेज में दैट मीन्स ये अपवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड की अगर बात करें दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं अपन। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। दैट मीन्स इधर हमारे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेशियम की इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 एटम है, तो इधर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोरीन के भी 2 एटम है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है हमारा सेकंड नंबर भी बैलेंस हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला जा रहा है सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन स्टेट में है, सॉल्यूशन विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड and precipitate sodium nitrate solution, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। सिंपल सा यहाँ पे अगर बात करें सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्यूशन है, दैट मीन्स NaCl होगा हमारा, इक्वस स्टेट में होगा। जो भी हमारा AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करें तो ये भी हमारा इक्वस स्टेट में है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में होगा। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन सॉल्यूशन में होता है, दैट मीन्स इक्वस फॉर्म में होगा। और जो भी हमारा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है एज ए प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स AgCl, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को बैलेंस करना है AgCl की अगर बात करें तो हमारे पास NO3 हमारे पास बैलेंस्ड है, Ag हमारे पास बैलेंस्ड है, Na भी हमारे पास बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्वस फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन विद एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एल्स वाटर एंड सॉलिड कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, जो कि हमारा एक्वस स्टेट में, तो AQ हम लिख सकते हैं। इसका रिएक्शन जो है किसके साथ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस है ना। ये भी हमारा एक्वस स्टेट में। इसके रिएक्शंस पे हमारे पास बोलना है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है जो कि लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे अपने को ये बैलेंस करना है। तो सिंपल से यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैल्शियम का हमारे पास राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 3 एटम है, तो रिएक्टेंट साइड में 3 एटम्स करने के लिए हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैल्शियम हमारा बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने हो जा रहे हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है अभी, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें तो हमारे पास 9 हाइड्रोजन है। तो कैसे हम कर सकते हैं 9, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे अपन 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन जो है 4th नंबर, ये भी हमारा बैलेंस फॉर्म में हो चुका है।